अब जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। देखो यहां पर भी वही तीन चीजें हैं। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। वो क्या होता है, उधर कौन सी चीजें आ जाती है, वो सारा कुछ मैंने पढ़ाया। अब मैं एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको बोलूंगा। आपको देखो क्या होता है, लिसन नाउ। अभी तक जो आपने अकाउंटिंग सीखी, पहले आपने जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपने उसकी क्लासिफिकेशन की लेजर में, उसके बाद उनको लाया ट्रायल बैलेंस में। तो ये जो सारे पूरे साल भर जो ट्रांजैक्शंस होती है, सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हुई, फिर उनकी क्या हुई, क्लासिफिकेशन, उसके बाद उनकी क्या हुई वहां पर बैलेंसिंग भी। उस बैलेंसिंग को कहाँ लाया आपने, ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्या बना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो साल की आखिर में हमें पता चलती है। क्या उनको पूरे साल हमने रिकॉर्ड किया होगा? क्या वो जर्नल में रिकॉर्डेड होगी, लेजर में? मत ना होगा कहीं, ना ही वो ट्रायल बैलेंस में होगी। इसीलिए याद रखेंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स होती है ये आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, जो भी चीजें आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होती हैं उनको मिनिमम आपको कितनी जगह रिकॉर्ड करना होता है, 2 प्लेसेस पे। जो इनसाइड आइटम्स होते हैं उनको कहां रिकॉर्ड करना होता है, एक ही जगह। नहीं, नॉट बैलेंस शीट, एक ही जगह पे। इट कैन बी ट्रेडिंग अकाउंट, इट कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इट कैन बी बैलेंस शीट। लेकिन जो आउटसाइड है उनको कितनी जगह, कम से कम 2। देखो यहां पर ये लिख के है, ऑल आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी पोस्टेड ओनली एट वन साइड, आइदर डेबिट और क्रेडिट, एज जर्नल एंट्रीज फॉर दीज हैव ऑलरेडी बीन पास्ड। उनको हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज पास की, बाद में पोस्ट भी किया होगा हमने, बाद में ट्रायल बैलेंस भी बनाया होगा हमने, और वो आपको अब एक ही जगह रिकॉर्ड करनी है, या तो ट्रेडिंग में है, या तो प्रॉफिट में है, या तो बैलेंस शीट में। फॉर एग्जाम्पल, परचेज पूरे साल हम करते हैं, परचेज पूरे साल होती है। मुझे बताओ, जर्नल में रिकॉर्ड हुआ होगा, और लेजर में भी, और ट्रायल बैलेंस में भी। तो परचेज हम कहां पर दिखाते हैं, शाबाश, यस, कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सर परचेज ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया है, तो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, एक ही जगह पे आ जाएगा, दैट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट। लाइक वेजेस या सैलरीज। चलो वेजेस की बात करते हैं, रिकॉर्ड हुआ होगा पूरे साल, लेजर में भी। अब कहां पर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इज दिस क्लियर? लेकिन साल के आखिर में हमें पता चलता है कुछ आइटम्स का जिनको हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एम्प्लॉय मेरे पास काम करता है, मैंने बोला पूरे साल की सैलरी आपको मिलेगी 1,20,000, लेकिन पूरे साल मैंने पे किया है 80,000 ही। तो रिकॉर्ड 120 हुआ होगा कि 80 रिकॉर्ड हुआ होगा? कितना रिकॉर्ड हुआ होगा, 80 ही रिकॉर्ड हुआ होगा। क्यों? कैश निकला होगा 80,000 ही, तो मैंने 80,000 को ही रिकॉर्ड किया होगा। 40,000 को रिकॉर्ड किया मत ना किया। लेकिन एक्रूअल, हम कौन सी बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, एक्रूअल बेस। एक्रूअल क्या कहता है, जो इस साल की ट्रांजैक्शन है उनको इसी साल आपको रिकॉर्ड करना है। बात समझ आ रही है ना? इसीलिए हमें क्या करना है, जो 40,000 हमने पे नहीं किया, अब आज इसकी एडजस्टमेंट करनी, अब आज इसको रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए जो अब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होते हैं उनको मिनिमम हमें 2 जगह रिकॉर्ड करना होता है। कितनी जगह, मिनिमम 2 जगह। वो 2 जगह क्या हो सकते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अनसोल्ड स्टॉक, या जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। कहां गया वो, कौन ये, ओके। क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा ही अभी तक कि क्लोजिंग स्टॉक ये ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी उस वाले चैप्टर में भी, ट्रायल बैलेंस में भी आपने इसके बारे में देखा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में भी आपने इसको देखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको कब पता चलेगा, जरा बताओ। ड्यूरिंग द ईयर कभी पता चलेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये कब पता चलता है, साल के आखिर में। तो जब साल के आखिर में पता चला, अब क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने रिकॉर्ड किया होगा, जर्नल में होगा, ये लेजर में होगा, ट्रायल बैलेंस में होगा। अब कहां से है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो अब ट्रायल बैलेंस के बाहर हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो है, हमने बोला कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड करना है, 2 जगह। एक तो दिखाते हैं हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां पर दिखाते हैं हम, दूसरा हम इसको बाद में दिखाते हैं बैलेंस शीट में एज अवर एसेट। लेकिन कौन सी एसेट, करंट एसेट। याद रखेंगे
जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसको कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड करना है? 2 जगह। एक कहां पर आएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर लिख के है शो क्लोजिंग स्टॉक इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक एज करंट एसेट इन बैलेंस शीट। इसके बाद आपको बैलेंस शीट में इसको दिखाना है एज योर करंट एसेट। देखिए अब मुझे बताओ ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएगा? बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है क्लोजिंग स्टॉक? फर्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? टू ascertain ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, या टू ascertain द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्या आपने इनको भेजा? ये आप ही के पास है ना। तो इस साल आपने जो गुड्स खरीदे थे फिर उनको भेजा था, बेच के और खरीद के आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो जानना हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अब उसमें आएगा हमें, क्योंकि ये परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड होगा ना। जब मैंने गुड्स खरीदा, मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, जब ये साल शुरू हुआ मेरे पास कुछ भी माल नहीं है। अब मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, कितने का? ओके। जब मैं इन गुड्स को बेच रहा हूं तो मैंने 1.5 लाख में भेजा इनको। कितने में भेजा? लिसन, खरीदा कितने में? 1 लाख में। बेचा कितने में? 1.5 लाख में। अगर इतना ही आपके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास रखी जाएगी, हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस? कितना? 50,000। लेकिन अब मैं एक पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं। 30,000 का माल वो है जो अभी बिका नहीं, जो अभी ऐसे ही है। अब बता मुझे, आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा? अब आपका प्रॉफिट कितना है? यस 20,000। शाबाश। लीव 30,000। कितने में खरीदा? बेचा कितने में? फायदा कितना हुआ? 50,000। क्लियर है यहां तक? इसके बाद 1 लाख में गुड्स को लाया, 1.5 लाख में बेचा, अभी भी 30,000 की गुड्स शॉप पे ही है। फायदा कितना हुआ? 80,000। कितना हुआ? 80,000। ये 80,000 फायदा आपने कैसे किया? अभी तो आपने बोला 50,000 है, क्योंकि सर 30,000 के गुड्स अभी मेरे पास ही है। तो मैं क्या करूंगा? मैंने कितने में लाए गुड्स? 1 लाख में। 1 लाख को मैंने 30,000 माइनस किया, क्योंकि अभी 30,000 का स्टॉक मेरे पास ही है ना। तो बेचा कितने का? फिर 70,000 का। कितने में बेचा? 1.5 लाख में। तो फायदा कितना हुआ हमारा? 80,000। तो आपने 30,000 को क्या किया? परचेज से माइनस किया। तो दैट इज वाई जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, यहां से दिखाते हो डेबिट साइड परचेज, दिखाते हो डेबिट साइड परचेज दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक कहां से दिखाते हो? तो आप अपने परचेज को कम करते हो इतने से। जैसे मैंने यहां पर माइनस किया ना इसको, वैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट जब अपना प्रिपेयर करते हो, ऐसे यहां से दिखाते हो परचेज 1 लाख, यहां से दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो अगर आपसे पूछूं, अब जो आपने गुड्स बेचे कितने के बेचे? 70,000 के, क्योंकि सर 1 लाख का मैंने गुड्स लाए हैं, लेकिन बेचे अभी कितने रह गए? 30,000। तो बेचा कितना मैंने? 70,000 ही मैंने फिर सर बेचा। बात समझ आ रही है ना? तो इसीलिए जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है इसको दिखाया जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाद में जब आप अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका एसेट साइड है, तो यहां से आप दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक अपने एसेट्स में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कौन सी एसेट है? यह है करंट एसेट। कौन सी एसेट है? यह है करंट एसेट। समझ आया ये वाली एडजस्टमेंट? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। हाँ, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी लवर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने आपको कहा था एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट या एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। करंट एसेट्स, या वहां पर मैंने स्पेशली एग्जांपल दी थी स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट विच एवर इज लो या लेस। शायद कल क्वेश्चन भी था इस पे, है ना। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपका होता है उसको वैल्यू किया जाता है या कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे। इन दोनों में जो लेस होगा उसी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये बात यहां पर लिख के है। You have to value your closing stock either at cost price or at net realizable. It means market value. Whichever is less. As per what concept? Prudence concept. Now, if अच्छा मुझे बताओ अब, अगर क्लोजिंग स्टॉक है इनसाइड ट्रायल बैलेंस, अब तब उधर नहीं। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, कितनी जगह दिखाना है? एक ही जगह। तो कहां पर? बैलेंस शीट में उस समय आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है
तब वो आपकी क्या है, एसेट है खाली। क्या है वो, एसेट। तो कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में। अगर आउटसाइड है, कितनी जगह, 2 जगह। कहां कहां, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट्स में। इज दिस क्लियर? तो ये बात यहां पर लिख के है, अगर आप चाहोगे घर में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये कुछ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ बोलूंगा, मैं बहुत सारी एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस करोगे। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सबसे पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। शाबाश। कोई भी खर्चा जिसका आपने क्या फायदा उठाया है पर आपने उसको अभी पे नहीं किया, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया। हमने बोला पूरे साल की जो आपकी सैलरी रहेगी दैट विल बी 1,20,000। हाउ मच, 1,20,000। पूरे साल की उसको सैलरी दी जाएगी 1,20,000। लेकिन पूरे साल मैंने उसको पे किया है खाली 80,000। कितना पे किया, तो बकाया कितना है, 40,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो इसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या कहेंगे, लेकिन जो ही आपने पूरे साल बुक कीपिंग की, जर्नल में रिकॉर्ड किया, आपने लेजर में पोस्टिंग की, आपने कितना रिकॉर्ड किया होगा, कितना रिकॉर्ड किया होगा, शाबाश। जब आप पूरे साल अकाउंटिंग कर रहे हो आपने 80 रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि 80,000 ही आपकी बिजनेस से निकला है। आपने मत 40,000 रिकॉर्ड किया है, मत ना किया है। लेकिन हमारा एक्रूअल कंसेप्ट साइड में लिख के, एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है हमें, इस साल की ट्रांजैक्शंस को इसी साल रिकॉर्ड करो। तो 40,000 इस साल की ट्रांजैक्शन है ना, तो इसको क्या करना है, इसको इसी साल हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है साल के आखिर में। तो पूरे साल तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम्स आ जाते हैं जो पहले जर्नल में होंगे, उसके बाद कहां पर, लेजर में। लेजर में उनकी बैलेंस को उठाया लाया ट्रायल बैलेंस में। जब इसको साल भर रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या जर्नल में होगा, लेजर में होगा, ट्रायल बैलेंस में होगा, तो कहां पर होगा, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो कितनी जगह रिकॉर्ड करना है, 2 जगह। ओके, अब मुझे बताओ, आप पहले मुझे बताओ, देखो यूज योर कॉमन सेंस। आपको क्या लगता है कहां कहां पर आएगा ये, बैलेंस शीट में क्या आएगा, एज लायबिलिटी साइड। ओके, और नॉट सैलरी, एनी एक्सपेंस। शाबाश। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने हैं आपके पास, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शाबाश। देखिए यहां पर अब सवाल है, आपने सही, यस दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन, इसने सही बात कही। सर अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मुझे उस कंसर्न्ड एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट पे ऐड करना है, ये अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस कंसर्न्ड एक्सपेंस को ऐड करना है। बात समझ आ रही ना। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ओके, इट इज वेजेस। वेजेस कौन सी एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कहां आएगा फिर, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एज करंट लायबिलिटी, एज करंट लायबिलिटी। अब अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में दोनों सूरतों में बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि कर्जा है मेरा, मैंने तो सर्विसेज ली इससे, लेकिन मैं ओ करता हूं 40,000 इसको, मुझे पे करना था 120 इसको, पर मैंने पे कितना किया, 80,000। हाउ मच आई ओज हिम, 40,000। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है। पहली बात तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगा, ही आएगा एज करंट लायबिलिटी ऑन लायबिलिटी साइड एज योर लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। बट नाउ ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, उस चीज के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ये एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिखाना है इसको डेबिट साइड। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है डेबिट साइड। अब मुझे बताओ, देखो कैसे दिखाते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। चलो सैलरी की एग्जांपल हमने ली। जो ही आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनाओगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहां पर लिखूंगा टू सैलरी, क्या लिखूंगा, टू सैलरी। ये सारा क्लीन हो जाएगा।
खैर चलिए, जगह कम, मैं लिखूंगा ऐसे टू सैलरी। बताओ पूरे साल मैंने कितना पे किया? 80,000। तो सर आपको इधर 80,000 ही आएगा, 80K। ओके, अब क्या होगा, ये है सैलरी, कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज वाई मैंने इसको लिखा है यहाँ पर। अब इसको मैं ऐड करूंगा ऐसे, इसको मैं ऐड करूंगा ऐसे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कितना? 40K। तो टोटल में कितना बनेगा ये? 1,20,000। इस तरह से दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। बाद में जब मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगा, वहां पर मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करूंगा, यह है लाइबिलिटी साइड, यह है एसेट साइड। यहां पर एक हेडिंग है, उसका नाम है करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में दिखाऊंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000। आया समझ? समझ आया? अब अगर ये वेजेस होता तो कहां पर आता? फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को मैं ऐड करता, इनर कॉलम में, इनर कॉलम में ऐड करता पहले, फिर आउटर कॉलम में टोटल लेता। बात समझ आ रही ना? तो वहां पर मैं ऐड करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी बैलेंस शीट में इसको फिर से ऐसे दिखाऊंगा एज लायबिलिटी। समझ आया? तो वही बात यहां पर लिख के है, इंक्रीज रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट, जो एक्सपेंस होगा उसको इंक्रीज कीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, मैंने इंक्रीज किया, डायरेक्ट होता मैं इंक्रीज करता। तो पहली बात यह है। अब यहां पर यह बात नहीं लिखी हमने कि ये ट्रेडिंग में दिखाना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, ठीक है ना? तो याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, अगर इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। बाद में शो एज करंट लायबिलिटी इन योर बैलेंस शीट, इसको अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? एज करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देन एक ही जगह रिकॉर्ड करना है, कहां पर? एज लायबिलिटी। समझ आया? तो वही बात लिख के है, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन शो एज करंट लायबिलिटी ओनली। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ बना के है, हर कोई पॉइंट, ठीक है इतना? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बताइए आप क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? हमने पे तो किया है, लेकिन उसका बेनिफिट अभी हमने रिसीव, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, मेरे पास ये एम्प्लॉय जो काम करता है, इसको पूरे साल की सैलरी है 1,20,000। कितना है? 1,20,000। ये मेरे पास आया, सर घर में फंक्शन है, थोड़ा एडवांस भी दीजिएगा कुछ। तो मैंने इस साल पे कितना किया? 1,50,000। कितना मैंने पे किया? ओके, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाऊंगा तो सैलरी कहां पर हम दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कितना मैंने पे किया? 150। तो जर्नल में कितना रिकॉर्ड होगा? 150। ओके, इसमें है ना, लेजर में भी यही होगा और ट्रायल बैलेंस में भी यही होगा। चलो, अब मैंने वहां से उठाया, दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप मुझे बताओ, क्या मैं सही दिखा रहा हूं? मैं इतना दिखा रहा हूं? तो नीचे इंफॉर्मेशन होगी, जो आपकी सैलरी है ना, उसमें प्रीपेड सैलरी है 30,000। कितनी है? 30,000। तो ये आउटसाइड है, आउटसाइड है ना ये, तो कितनी जगह दिखाऊंगा? 2 जगह। आउटसाइड है ना, तो कितनी जगह? 2 जगह। प्रीपेड सैलरी, देखो ये लॉजिक है, अब कॉमन सेंस है। अभी जो पहला मैंने पढ़ा है ना आउटस्टैंडिंग, अब वही लॉजिक अप्लाई कीजिए। अब प्रीपेड सैलरी है ये। अब मुझे बताओ सैलरी कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां पर कितना है? 150। 150 सही है? उससे कम दिखाना है कि उससे ज्यादा दिखाना है? कम दिखाना है। तो प्रीपेड सैलरी क्या होती है फिर? प्रीपेड सैलरी ऐड होती है कि माइनस होती है? क्या होती है? सर जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंस होगा उसको माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। अब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये माइनस किया जाएगा। अब अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा? क्या दिखाया जाएगा? सुधारना इंटरेस्ट असेस। मैंने एडवांस को दी 30,000 की सैलरी, तो जब तक वो साल नहीं आएगा जिस साल की मैं दे रहा हूं, तब तक ये मुझे ओ करता है ना 30,000। तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? ये मेरे लिए एसेट बनेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ ऐड कि माइनस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ? ऐड हुआ, क्योंकि वो इस साल का खर्चा था, पे नहीं किया था। प्रीपेड एक्सपेंस ये क्या होता है? ये माइनस होता है। क्या होता है? अब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कहां कहां दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में कंसर्न एक्सपेंस को क्या करोगे? कम करेंगे, माइनस करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट। अब अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम करेंगे और बैलेंस शीट में
एसेट दिखाएंगे। आया समझिए? अच्छा, अब आपके बैलेंस शीट में है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस एक ही जगह रिकॉर्ड करना है। कहां पर? बैलेंस शीट। समझ आया? ओके, तो हम पढ़ते हैं अब क्या लिख के यहां पर। यहां पर लिखे इसका इफेक्ट क्या रहेगा? रिड्यूस फ्रॉम रेस्पेक्ट टू एक्सपेंस। रिड्यूस कीजिए, डिडक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, जो भी होगा। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस कीजिए, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कीजिए। शो एज करंट एसेट इन बैलेंस शीट। अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? करंट एसेट दिखाओगे। क्या दिखाओगे? करंट एसेट। इफ प्रीपेड एक्सपेंस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन शो एज करंट एसेट ओनली। यही 3 बातें मैंने कही। कितनी एडजस्टमेंट्स हुई अभी तक? 3, तीनों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम। क्या होता है एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम क्या को? शाबाश। इनकम तो हमने अर्न, पर उसको अभी हमने रिसीव। चलो एडजस्टमेंट मत देखिए उधर, हम खुद अपना लॉजिक लगाएंगे। हमने इनकम को कमाया है पर रिसीव नहीं किया। बताओ क्या करेंगे इसके साथ? पहले या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पर ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? शाबाश। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कमाए तो है ना हमने, इस साल की इनकम है, हमने कमाई है, पर अभी उसको रिसीव नहीं किया है। एज पर एक्रूवल दिखाना तो है ना इसी साल। फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा, और कहां दिखाओगे? एज एसेट। क्या दिखाएंगे? एसेट। देखो है ना, आप लॉजिक से, अब कॉमन सेंस अब यहां पर अप्लाई करना है आपको। आपको नाम याद रखनी है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सर, जो भी एक्रूड इनकम्स होती हैं, ये वो इनकम्स होती हैं जिनको हमने अर्न तो किया होता है पर हमने अभी उनको रिसीव नहीं किया होता है, उनको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। सर, अब अगर वो इनकम अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में उस इनकम को ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। और बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाएंगे। अब अगर वो इनकम इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और बैलेंस शीट में एसेट। अच्छा, एक्रूड इनकम हुआ अगर इनडायरेक्ट इनकम यह हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? कम साइड है वो? शाबाश। मतलब इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं, यू आर करेक्ट, लेकिन बाकी चुप है ना। इसमें क्या सोच? इनकम तो ऑब्वियसली है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम्स को कहां से दिखाते हैं हम? क्रेडिट साइड। तो इनकम कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्रूड इनकम इनसाइड बैलेंस शीट है तो कहां पर? बैलेंस शीट। वही यहां पर लिखा है। इंक्रीज रेस्पेक्टिव इनकम। रेस्पेक्टिव इनकम को क्या करोगे? इंक्रीज। डायरेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस। एंड शो एज करंट एसेट इन बैलेंस शीट। अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? एज करंट एसेट। इफ एक्रूड इनकम अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस देन शो एज करंट एसेट ओनली। फिर क्या दिखाना है? करंट एसेट ओनली। ठीक है इतना? ओके, नेक्स्ट वन, प्री रिसीव्ड इनकम या अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ ना हो तो पन मर्जी तो है। ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने इनकम को अर्न लेकिन रिसीव तो किया मैंने। आप मुझे बताओ, मैंने इनकम नहीं कमाई, मैंने नहीं रिसीव उसको अर्न किया, पर मैं रिसीव कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे लिए क्या है? ये लायबिलिटी। तो कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा, लायबिलिटी साइड। ठीक है ना। और जो कंसर्न्ड इनकम होगी उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि माइनस? क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सिंपली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हुआ? मैंने इग्नाइटेड में काम किया, मुझे दिसंबर की सैलरी लेनी थी, लेकिन मैंने जैन की भी ली। क्या मैंने जैन की सैलरी कमाई है? मतलब कमाई है। तो ये क्या है? ये मेरी है ना, जो दिसंबर में जो मैंने सैलरी ली है, आपको मेरी दिसंबर की सैलरी कैलकुलेट करनी है। आप जैन की सैलरी क्या करोगे? वहाँ पर माइनस करोगे। तो आपने माइनस किया, और बाद में जब तक मैं जैन के महीने इधर काम नहीं करूंगा तब तक मैं उसको बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? एज लायबिलिटी दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? लायबिलिटी। अब ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है, अगर ये डायरेक्ट इनकम है तो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट है ओके, बाद में कहां पर आएगा? दोनों सूरतों में बैलेंस शीट में। एक्रूड इनकम क्या होता है? अब सॉरी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? आई मीन टू सेड ऐड होता है कि माइनस होता है? ओके, पहले से देखते हैं। पहले ये 4 इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है कि माइनस होता है? क्या होता है? ऐड होता है। ओके, इसको क्या क्या दिखाया जाता है? कहां कहां दिखाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट होगा, बाद में बैलेंस में क्या?
एज एसेट। ओके, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या करते हैं हम, ये माइनस करते हैं। आगे डायरेक्ट होगा ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। बाद में क्या दिखाएंगे, यस प्रीपेड क्या दिखाएंगे, एसेट दिखाएंगे। कहां पर, बैलेंस शीट में। उसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, शाबाश, एक्रूड इनकम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ओके, जब आपने ऐड किया इसको और कहां पर दिखाओगे बाद में, बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, लायबिलिटी। और कंसर्न इनकम को क्या करोगे, माइनस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वन है, जो अभी तक मैंने पढ़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो कहां पर, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वही नहीं सपाने में, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। लेकिन याद था वही कहते, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंस है जिससे कैश नहीं निकलता है बिजनेस से, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। अभी सैलरी मैंने पे की, बिजनेस से क्या निकलेगा, कैश। स्टेशनरी मैंने खरीदी, कैश निकलेगा। वेजेस मैंने पे की, कैश निकलेगा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन होती है ना, कैश नहीं निकलता है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे कैश नहीं निकलेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने एसेट को खरीदा 10 लाख में खरीदा तो तब पैसा निकला होगा। अब हर साल इसको इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख में मैंने एसेट खरीदी, तो मेरे अकाउंटेंट ने एस्टिमेट लगाया इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। हर साल कितना खर्च होगा, 1 लाख। तो हर साल 1 लाख प्रॉफिट में उठाया जाएगा, वो साइड में रखा जाएगा। हर साल प्रॉफिट में से हम 1-1 लाख रिकवर करेंगे। जब 10 साल हो जाएंगे, जो ये हमने बाल्टी रखी है, हर साल इसमें 1 लाख हम डाल रहे हैं, 10 साल के बाद इसमें कितना होगा, 10 लाख। तो 10 साल बाद इस मशीनरी को रिप्लेस करना है ना, उस समय पैसे कहाँ से आएंगे, ये है ना, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ये पैसे ना रखे होते तो पैसे ढूंढना, अब अरेंज करना मुश्किल होता है बिजनेस के लिए, ठीक है ना। इसलिए रिकवर किया जाता है प्रॉफिट से। अब डेप्रिसिएशन, एसेट को इस्तेमाल करने से उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट्स की। किनकी, जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी क्या होती हैं, उनकी होती है एमोर्टाइजेशन। क्या होती है, एमोर्टाइजेशन। तो जो ही आपने एसेट को इस्तेमाल किया तो ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अब डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा है, शाबाश, डेप्रिसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो है ना, इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा खर्चा है ये, अब मुझे बताओ। तो मैंने इतना बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अब खुद ही बताओ कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस साइड, डेबिट साइड। किस साइड, डेबिट साइड। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड दिखाएंगे। बाद में कहां पर दिखाओगे, बैलेंस में। कैसे दिखाओगे, एसेट को क्या करोगे, माइनस करेंगे। हाँ, दिखाता हूं एक एग्जांपल। ये इनडायरेक्ट इसलिए, देखो क्या, आपने एसेट को लाया, जो ही आपने ये एसेट लाई ना, ये आप खाली आज ही इस्तेमाल नहीं करोगे, ये 10 साल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हर साल इस्तेमाल होगी। देखो क्या होता है, इसका जो कॉस्ट, एक होता है कॉस्ट एलोकेशन, दूसरा होता है कॉस्ट अपॉर्चुनमेंट। कोई चीज है, इसको मैं डायरेक्टली एलोकेट कर सकता हूं किसी चीज के साथ। दूसरा है, देखो क्या, अभी यहां पर पढ़ा रहे हैं ये, इनको आपका कॉस्ट निकालना है। हमने इनको पढ़ाया तो कितना कॉस्ट आया, तो मेरी सैलरी यहाँ पर मानी जाएगी फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मत खाली इस कमरे की दे रहे हैं, पूरे बिल्डिंग की दे रहे हैं, तो ये अपॉर्शन किया जाएगा। थोड़ा सा पार्ट इधर डिवाइड किया जाएगा, थोड़ा सा पार्ट वहाँ पर उस रूम में, तो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे ही हम डेप्रिसिएशन के साथ भी करते हैं। जो हमारे पास एसेट होती है ना, एसेट खाली आपको फैक्ट्री में नहीं होती हैं, एसेट्स आपको ऑफिस में भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी एसेट्स हमारे पास होती है, इनको हम जब डेप्रिसिएट करते हैं, इट इज एज्यूम्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, क्योंकि जब हमने इनको खरीदा तब हमने इनको माना था कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या माना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने तब माना था। लेकिन अब जब ये इस्तेमाल हो गए, इस्तेमाल करने से जो वैल्यू खर्च होगा, ये हम मानते हैं डेप्रिसिएशन, और इसको फिर हम बोलते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो यहाँ पर ये मार्कर मैंने बनाया, इसको क्या लगा है ना, डायरेक्टली इसमें फॉर एग्जांपल इंक लगी है इसमें। हाँ, इसमें जो बाहर से बॉडी बनी है, आगे इसमें ये ना जो लगा है, आगे या पीछे जो लगा है कैप वैप, इनके बगैर मैं इसको नहीं बेच सकता हूँ। लेकिन मशीनरी तो साइड में है ना, हाँ नो डाउट वहाँ पर मैंने बनाया, लेकिन वो मत इसमें इंक्लूड है, वो मत इसमें है, वो चीज़, बात समझ आ रही है ना। वो डायरेक्टली इसके साथ मतलब अटैच्ड है,
डायरेक्टली वो इसके साथ नहीं है पर्टिकुलर, दैट इज वाई दैट इज अज्यूम्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब मैंने ये बताया कि इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक एसेट, उसका नाम है मशीनरी। क्या नाम है? मशीनरी। इसका वैल्यू है 1,00,000 रुपए। कितना है? 1,00,000 रुपए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, तो कितना होगा एक साल का? 10,000। तो ये बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर मैं दिखाता हूं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, या टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी लिख सकता हूं मैं। कितना? 10,000 हो गया यहां पर रिकॉर्ड। इसके बाद मैं आ जाता हूं बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा। ये है मेरा लायबिलिटी साइड, ये है मेरा एसेट साइड। यहां पर मैं दिखाऊंगा मशीनरी। मशीनरी कितना है? 1,00,000। 1,00,000 इसको लेस किया जाएगा डेप्रिसिएशन 10,000, तो जो नेट फिगर आएगी वो आउटर कॉलम में ली जाएगी 90,000। इस तरह से आप इसको बैलेंस में दिखाते हो। तो डेप्रिसिएशन को किस तरह हम दिखाते हैं? जो कंसर्न्ड एसेट होगा उसको बैलेंस शीट में क्या किया जाता है? उसके वैल्यू को माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो बाद में जो वैल्यू बचेगा उसी को आप आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करते हो। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इट विल बी शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट टू ऑन द डेबिट साइड। समझ आया? ओके, इसने क्या लिखा? शो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही हमने बोला, एंड रिड्यूस डेप्रिसिएशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट। जो भी एसेट होगी उसको आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। अच्छा, अब अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस डेप्रिसिएशन है तो कहां पे? बैलेंस शीट में। शाबाश। देखो, जब भी डेप्रिसिएशन इनसाइड ट्रायल बैलेंस होती है ना, उसका मतलब ये है कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया है कंसर्न्ड एसेट अकाउंट में। मीन्स कि आपने उस डेप्रिसिएशन को माइनस किया है ऑलरेडी एसेट, कंसर्न्ड एसेट को, इसीलिए अब वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसको सीधे दिखाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस। If depreciation is inside the trial balance, then it will be shown only in the profit and loss account as expense. Why so? क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया उससे पहले जब हमने इस मशीनरी का अकाउंट बनाया होगा या उस एसेट का अकाउंट बनाया होगा, उसको हमने वहां पर डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। अब दोबारा मत करूंगा माइनस वहां पे, इसलिए इसको खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज तो थ्रू आउट द ईयर रिकॉर्ड होता है। ओके, देखो यहाँ तक जो थी दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे एग्जाम के टाइम। हाँ, ओके। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। यूजुअली जब हम परचेज करते हैं आप रिकॉर्ड करते हो उसको, जर्नल में भी, लेजर में भी, ट्रायल बिल में, सब। अब जब साल खत्म हो रहा है तो मुझे पता लगा भाई मैंने तो ये भी खरीदा था, ये गुड्स भी मैंने खरीदे थे, लेकिन इनको रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। इनको रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। अब तो इनको रिकॉर्ड करना है ना, तो बताओ क्या कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज, परचेज यू नो वेरी वेल व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म परचेज। यस, व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स। ओके, तो आज आपको पता चला आपने परचेज को नहीं दिखाया था। अब कहाँ दिखाओगे? शाबाश, कहाँ पर? परचेज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो ये परचेज कहाँ पर दिखाते हो आप? कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको दिखाते हो। चलो सर, एक जगह तो दिखाया, दूसरी जगह ओबियसली जब मैंने गुड्स को खरीदा होगा, अगर नकद खरीदा होगा तब क्या निकले होंगे? कैश निकला होगा। तो कंसर्न्ड एसेट को क्या करेंगे? कैश को क्या करेंगे? कम करेंगे। अगर उधार खरीदा होगा, अगर उधार खरीदा होगा तो सर हमें कर्जा चढ़ेगा क्रेडिटर्स का। मैंने इससे उधार खरीदा। बिजनेस जिसको ओ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर आपको, अगर आपने उधार उन गुड्स को खरीदा है तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को ऐड करोगे, बाद में बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी दिखाओगे। अगर आपने उन गुड्स को नकद खरीदा है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को ऐड करोगे, बाद में बैलेंस शीट में एसेट्स में से कैश को माइनस करेंगे। तो वही लिख के यहाँ पर आपको increase purchase account, reduce from cash या बैंक if cash purchases, and increase creditors if credit purchase।
आया समझे? कोई क्वेश्चन कर रहा है सर क्या ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट होता है, मतलब इसका मसला है डेबिट बैलेंस होता है। देखो ड्राइंग जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। आपको पता ही है मालिक को हमने दो नाम दिए, एक नाम हमने दिया कैपिटल, दूसरा नाम हमने दिया ड्राइंग्स। जब मालिक इन्वेस्ट करता है हम किस नाम से पुकारते हैं? कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। जब मालिक विड्रा करता है, पर्सनल यूज के लिए कुछ लेता है, हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। हाँ ओके, ये ड्राइंग्स जो है ना, हम क्यों हम डायरेक्टली कैपिटल को अगर हमें रिड्यूस करना है हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल क्या है? इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड, जो मैंने कल क्वेश्चन डाला था आपको एग्जाम में, है ना? ओके, अब यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट भी है। देखो ड्राइंग्स अकाउंट कब हम ओपन करते हैं? अगर नंबर ऑफ ड्राइंग्स ज्यादा होगा ना ओनर का, उस समय हमारा कैपिटल अकाउंट में मेस ना हो जाए, वो जंबलिंग ना हो जाए, वहां पर हम सेपरेटली एक अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए, ड्राइंग्स अकाउंट उसको हम बोलते हैं। तो जब जब वो पैसा निकालेगा अब वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? ड्राइंग्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ ड्राइंग्स वेरी लिमिटेड है, बहुत कम है वो, तो आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। हाँ, अब तो सर हमने ड्राइंग्स अकाउंट ओपन किया है, तो साल के आखिर में नॉमिनल अकाउंट्स को परमानेंटली क्लोज किया जाता है, पर्सनल और रियल को क्लोज नहीं किया जाता है। देखो ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये मत क्लोज होगा, याद रखेंगे। ये जो ड्राइंग्स अकाउंट होना, साल के आखिर में जो भी इसकी बैलेंस होगी इसको डेबिट बैलेंस होगी। क्या होगी? डेबिट बैलेंस। क्यों? मैं जब जब मालिक पैसा निकालेगा, ड्राइंग हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। तो जब आप ये ड्राइंग्स अकाउंट में खाली ड्राइंग्स दिखानी है, ऑब्वियसली उसको कौन सी बैलेंस होगी? डेबिट बैलेंस होगी। तो साल के आखिर में आप इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करोगे? इसको आप शिफ्ट करोगे आप कैपिटल अकाउंट में, तो जो भी इसकी बैलेंस होगी इसको डेबिट बैलेंस होगी। ड्राइंग अकाउंट को हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस होगी। तो जो भी डेबिट बैलेंस वहां पर निकलेगी वो आप कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट में किस साइड दिखाओगे आप? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? यस। ड्राइंग से कैपिटल इंक्रीज होती है, डिक्रीज? डिक्रीज होती है ना, तो ये कहां से आएगा? अब ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ठीक है ना? इसलिए साल के आखिर में ड्राइंग अकाउंट को क्लोज किया जाता है और इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाया जाता है। और जो आपका सवाल था, ड्राइंग अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस ही होती है। ओके नेक्स्ट, परचेज तो हो गया। अच्छा, अनरिकॉर्डेड सेल्स, खुद ही बताओ अब। अनरिकॉर्डेड, इधर मत देखिए बस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, आपने सेल किया आपने, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। सबसे पहले सेल को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा, हमने नकद भेजा तो कैश को ऐड करेंगे, हमने उधार भेजा डेटर्स को ऐड करेंगे। इंक्रीज कैश या बैंक इफ इट इज अ कैश सेल एंड डेटर्स इफ इट इज अ क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल है तो कैश को ऐड कीजिए, अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर्स को ऐड कीजिए। इंक्रीज सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को भी क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। अच्छा, कॉमन नोट फॉर 7 and 8 जो हमने अभी अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल जो हमने अभी तक पढ़ा, उनके लिए एक कॉमन नोट है। वो क्या है? इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन एज्यूम इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर ये नहीं लिखे हैं वो कैश परचेज है या क्रेडिट है, वो कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, उस समय आप क्या करोगे? उस समय आपको एज्यूम करना है सर कंट्रा एंट्री समझाइए प्लीज, हम खुद का सोचेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, अभी वेट करो। ओके नेक्स्ट वन, म्यूचुअल सेट ऑफ। म्यूचुअल सेट ऑफ, देखिए ये जो बंदा है ये मेरा डेटर भी है, ये मेरा क्रेडिटर भी है। ये मेरा डेटर भी है, ये मेरा क्रेडिटर भी है। अब मुझे बताओ, बदार एमिस 50 कुदा दारस, आई ओज हिम 50,000 एंड ही ओज मी 1 lakh। मैं क्या फायदा बो वन एमिस गोट 50 पद दिम चला, ऐसा करेंगे मत ना है? ये कुदा दार में हाउ मच ही ओज मी 50,000 एंड हाउ मच आई ओज हिम। ओके, ये मेरा क्रेडिटर है कि डेटर है? दोनों है। तो ये मेरा क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख का है। ये मेरा डेटर है कितने का है? 50,000 का। जो छोटा अकाउंट होगा ना उसको हम क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। डेटर्स को कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट बैलेंस। इसलिए डेबिट को क्या करेंगे? अगर क्लोज करना है इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। ये मेरा क्या है? क्रेडिटर। तो कौन सी बैलेंस होगी क्रेडिटर्स को? क्रेडिट बैलेंस। वो कम करना है ना कर्जा, तो उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। जो देखो क्या, ये आपको पता होना चाहिए किस अकाउंट को कौन सी बैलेंस सब होती है। मैंने कहा ये मेरा डेटर भी है, ये मेरा क्रेडिटर भी है।
तो मैंने क्या बोला, ये मुझे ओ करता है 50,000 बट मैं उसको ओ करता हूँ 1 लाख। मैं तो वहीं कह दी मैं ये 50,000 पद मस भी और लाज। मैंने बोला भाई 50,000 में आपको ओ करता था ना, चलो वो हो गया आपको, मैं लेकिन यहाँ से ओ करता 1 लाख, अब मैं आपको 50,000 ही ओ करता हूँ। वो 50,000 म्यूचुअल सेट ऑफ हुआ। समझ लो आप वेरी गो। अब मुझे अपने बुक्स में क्या करना है, डेटर्स को क्या करना है, कम करना है, और क्रेडिटर्स को भी क्या करना है, कम करना है। तो कैसे किया जाएगा, डेटर्स को कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट। अगर इसको क्लोज करना है तो क्या करना है, क्रेडिटर्स को कौन सी बैलेंस होती है, इनको क्या करेंगे, तो ऐसे करते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वन ऐसा डेटर्स से ज्यादा क्रेडिटर्स कम थे। अब अगर डेटर ही ज्यादा है मेरा ये और क्रेडिटर कम है, तब कौन सा अकाउंट ओपन होता, बताओ, शाबाश। तो क्रेडिटर अकाउंट तब बंद हो जाता, ठीक है। ओके, रिड्यूस क्रेडिटर्स एंड डेटर्स बोथ बाय लेसर अमाउंट। जो भी कम अमाउंट होगा 50,000, डेटर्स को भी कम करना और क्रेडिटर्स को भी कम करना। आया समझे। बैड डेट, मैंने सर, बैड डेट क्या हमारे लिए, बैड डेट क्या होता है, लॉस होता है। किसी ने हमारे पैसे खाए, हाँ इसने हमारे पैसे खाए, तो ये क्या बना, ये हमारा बैड डेट बनेगा। ओके, सबसे पहले अगर ये आपने बोला सर ये लॉस है, तो कहां पर दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में क्या करोगे, शाबाश, बैलेंस शीट में एक एसेट है, उसका नाम क्या है, डेटर्स। डेटर्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। है समझिए सर, बैड डेट, इसने डेटर्स ने हमारे पैसे खाए, तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले खर्चा दिखाएंगे, हाँ डेबिट साइड दिखाएंगे, एक्सपेंस या लॉस, हाँ बाद में सर जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर्स को इतना अमाउंट हम माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही लिख के शो बैड डेट एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंक्रीज बैड डेट इफ ऑलरेडी अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, अब अगर ऑलरेडी, लिसन, अगर ऑलरेडी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट है, मतलब कि आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है, आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है, बात समझ आ रही है ना, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है, कहां पर आएगा वो, एक ही जगह, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस के बाद इंफॉर्मेशन, क्रिएट फर्दर बैड डेट 2000। लिसन, इनसाइड ट्रायल बैलेंस बैड डेट है, कितनी जगह आएगा, कहां पर, अब नीचे इंफॉर्मेशन है इसी ट्रायल बैलेंस को, क्रिएट फर्दर बैड डेट ऑफ ₹2000 और बैड डेट बढ़ाओ 2000। क्या ये 2000 रिकॉर्ड हुआ होगा अब तक, मत ना हुआ होगा, तो ये जो बैड डेट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, इसको ऐड करते हैं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बाद में जब आप यहां पर ख्याल, जब आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में खाली ये 2000 माइनस होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी था, बेस सोचो, जो इनसाइड है वो कितनी जगह रिकॉर्ड करना है, वो तो रिकॉर्ड किया आपने, जो आउटसाइड है, जो इनसाइड है ना, वो आपने ऑलरेडी माइनस किया होगा, वो आपने माइनस किया होगा, लेकिन जो आउटसाइड है ना, अब आपको यही खाली माइनस करना है आपने बैलेंस शीट में। वही लिखे है, शो बैड डेट एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इंक्रीज, अगर ऑलरेडी वहां पर है, इंक्रीज बैड डेट इफ ऑलरेडी अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, रिड्यूस बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या करोगे, ये माइनस करोगे। अच्छा, अब अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है आपको बैड डेट, जो मैंने अभी कहा, कहां पर दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन देखो, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, बैड डेट भी और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी। शाबाश। प्रोविजन क्या होता है, लिसन, क्या प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है। ओके, मुझे लगा कि ये पैसा खाए, देखो एक होता है रिजर्व, दूसरा होता है प्रोविजन। हम रिजर्व रखते हैं, वहाँ पर हमें सर्टन होता है किस चीज़ के लिए क्या, सब कुछ पता होता है, लेकिन प्रोविजन आपको पता होता है आपको नुकसान होने वाला है, कोई पैसा खाने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन हाउ मच एग्जैक्टली अमाउंट पता नहीं होता है, एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इसने पैसे खाए, आई वॉज डैम श्योर कि 2000 खाएगा ये, तो इसने खाए भी वही 2000, लेकिन अब क्या है, इस पे मुझे शक है, इस पे मुझे शक है, ये इसके पास मेरा 1 लाख रुपए है, मुझे लगता है कभी मेरा दिल कहता है ये 10,000 खाएगा, कभी कहता है 5,000 खाएगा, अब मैं श्योर हूं कितना खाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पे प्रोविजन क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, प्रोविजन क्रिएट, पागा जब वो दिन आ जाएगा पैसे खाने का, इसको जितना खाएगा मैंने ऑलरेडी उसके लिए सेफ्टी रखी होगी,
इसको बोलते हैं प्लेइंग सेफ, कंजर्वेटिज्म, प्लेइंग सेफ। जितना ये पैसा खाएगा मैंने उतना पैसा ऑलरेडी रिजर्व रखा होगा, प्रोविजन रखा होगा, तो जब ये कल को पैसा खाएगा ये मुझे उस समय काम आ जाएगा। फिलहाल जब तक ये पैसे खाएगा, तब मैंने प्रोविजन तो आज ही क्रिएट किया, इसने पैसे खाए मत अभी, तो अभी मैं कहाँ पर दिखाऊंगा ये? सबसे पहले कहाँ पर दिखाऊंगा मैं? जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूँ। इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो किस में आ जाएगा फिर? किस साइड? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड प्रोविजन, सॉरी, शो प्रोविजन फॉर बैड डेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिट साइड एंड रिड्यूस प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। जो आपने प्रोविजन रखा है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जो प्रोविजन आपके हैं ना, देखो क्या होता है, हमने अगर मेरा इनसाइड ट्रायल बैलेंस प्रोविजन होगा सह वो बैलेंस शीटस में मे थोमुत एज्यूम करित कि मे सा खेन डेटर यूस पोंस 10,000 कूत खेन पोंस 10,000, मैंने 10,000 पैसा रखा है, मगर ये मैंने वातान जब इस चीज़ पे हम पहुंच रहे हैं एम खे 8,000 में, कूदा क्यों 8,000 में गो, जो बैलेंस शीट में मैंने 10,000 रखा ना, उसको माइनस कितना करूंगा? 8,000 मैं बैलेंस शीट से माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा? 8। उधर कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। तो पहले कहां पर दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाद में कहां क्या करोगे? बैलेंस शीट में जहां पर वो नहीं एसेट को नहीं, वहां पर प्रोविजन की बैलेंस होगी, उस प्रोविजन को आप क्या करोगे? कम करेंगे। या अगर प्रोविजन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट ऑफ डेटर्स दैट इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लाइक म्यूचुअल सेट ऑफ अनरिकॉर्डेड, क्या ये क्या बोलता है? मैंने देखो प्रोविजन कब क्रिएट किया जाता है? आज मेरा साल खत्म हुआ, आज मेरा साल खत्म हो रहा है, तो जो इस साल का प्रॉफिट है ना, मैं इसमें ये पैसा उठाऊंगा, मगर जो ये प्रोविजन मैं क्रिएट कर रहा हूं, आने वाले साल में इसको पैसे देने मुझे, आने वाले साल में इसको पैसे देने मुझे, इसको मुझे देना है 1,00,000 रुपए, मगर मैं बात के 10,000 को देखिए, और मैंने 10,000 प्रोविजन रखा, को तक और मैं क्रिएट प्रोविजन 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करो भाई? डेबिट साइड, डेबिट साइड हाउ प्रॉफिट लॉस, गो क्लियर है। बाद में ये बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? जो मेरे डेटर्स हैं वहां पर मैं माइनस करूंगा। क्या करूंगा? माइनस करूंगा। या मैं इसको सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर सकता हूं, वहां पे अलग से मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूं, इसको मैं माइनस भी कर सकता हूं वहां पे। ठीक है। अब जब पैसा देने का टाइम इसको आ गया, जब नए साल का वक्त आ गया, ये ले मिस पहुंच दिन चाहिए 9 वरी मकलो। ये बात कब की है? आज की बात है। वहीं को 9 वरी स्टार्ट, 9 वरी मकलो, ये 9 वरी मकलो, मैं पता लोग इनको तो पहुंच क्यों। हाँ, तो अब क्या हुआ, मुझे पता चला कि इसने मुझे 8,000 रुपये खाए हैं। कितना खाया इसने? इनको तो क्यों 8,000, मगर इसने मैं ऑलरेडी रिकवर कोर्मुत पत्नी वरी प्रॉफिट मज अत कुता बचो मे वन 2,000। शाबाश। इस साल के आखिर में, इस साल के आखिर में मेरे डेटर्स हैं 2 लाख। कितने हैं? कितने हैं डेटर्स मेरे इस साल? 2 लाख। और मुझे लगा 20,000 खाएंगे पैसा। मैं कुछ कर न्यूज प्रोविजन क्रिएट। शाबाश शाबाश। कितना करना है? 20,000 कॉमन सेंस कह रहा है। ठीक है, हमें 20,000 करना है, लेकिन हमें पिछला कितना इसमें अमाउंट है अभी? 2,000। तो इस साल कितना करेंगे? 18,000 ही इस साल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। प्रोविजन तो बराबर बनेगा 20,000, लेकिन इस साल कितना दिखा रहे हो आप? तो वही पॉइंट यहां पर था। दपान प्रोविजन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। जो अमाउंट बाद में रह जाएगा, मतलब नेट अमाउंट पे आपको कैलकुलेट करना होता है प्रोविजन। मैंने 2 लाख पे क्रिएट किया, कितना? 10% या 10% मैंने किया, 20,000 आया मुझे 20,000 क्रिएट करना था। इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मुझे 20,000 उठाने थे, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने 20,000 नहीं उठाया। क्यों? मुझे पिछला कितना है अभी मौजूद? 2,000। तो इस साल कितना क्रिएट करूंगा? 18,000। चलिए दूसरी ऑप्शन, मैं कूता उसमें दिखे में, लेकिन इसने खाए 18,000। हम कूता क्यों? 8,000। हम क्या गो नुकसान है? नुकसान कूता गो 8,000 गए 8,000। और इस साल मुझे डेटर्स कितने खाएंगे? और जो नए डेटर्स है 20,000। तो फिर प्रोविजन कितना क्रिएट होगा? 28,000। और समझिए, तो फिर प्रोविजन क्रिएट होगा 28,000। क्लियर? ओके। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये एक कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रहा है। ये वाला कंसेप्ट है, ये रियल लाइफ में ये चीज़ नहीं होती है, बट स्टिल यहाँ पर है तो पढ़ाऊंगा मैं। अदरवाइज एक देखो क्या, मैंने कंजर्वेटिज्म पढ़ाया, एंटिसिपेट लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट, तो ये उसी के रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
मुझे अपने डेटर्स को क्या देना है, डिस्काउंट देना है। अब कितना दूंगा ये डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी पैसे देंगे, जो जितना जल्दी पैसे देगा उसको उतना डिस्काउंट दूंगा। तो याद रखेंगे ये डिस्काउंट आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो होता है ना, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपके डेटर्स जो है उसमें पहले बैड डेट माइनस किया करना, क्या करना किया माइनस। उसके बाद अगर आपको किसी पे शक लग रहा है ये पैसा खाएगा, उसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट करोगे, क्या करोगे, प्रोविजन क्रिएट करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद वो माइनस करके जो अमाउंट आपके पास बचेगा ना, उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करना होता है। बात समझ आ रही है ना। डिस्काउंट के मिजमो ये खे पोंस एमिजमो डिस्काउंट, डिस्काउंट उस पैसे पे मिलेगा जो हमें मिलना है, जो हमें रिसीव करना है। तो दैट इज वाई टोटल डेटर्स को माइनस किया हमने बैड डेट, जिन्होंने पैसे खाए वो माइनस किया मैंने। बाद में माइनस करूंगा क्या, जिन पे मुझे शक लग रहा है, प्रोविजन जो मैंने क्रिएट किया वो भी माइनस करूंगा। उसके बाद जो अमाउंट आपके पास बचेगा नेट रियलाइजेबल अमाउंट, उस पे आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करते हो। मैदार आप सब मुझे ओ करते हो 2 लाख, बैड डेट आप में निकले 10,000, अब कितना बचा 190, डाउटफुल डेट्स आप में निकले और 10,000, अब कितना बचा 180। 180 वाले जो है ना उनको मैं डिस्काउंट दूंगा 5% फॉर एग्जाम्पल। वो जो मैं डिस्काउंट दूंगा ना उनको, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए लॉस है ना। तो कहां पर दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बाद में क्या करूंगा, बैलेंस शीट में डेटर्स को माइनस करूंगा, क्या करूंगा, बैलेंस शीट में डेटर्स को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। वही बात यहां पर, शो प्रोविजन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिड्यूस प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। बाद में बैलेंस शीट में डेटर्स को क्या करोगे, ये माइनस करोगे। ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट ऑफ डेटर्स। जो मैंने कहा, जो नेट अमाउंट बचेगा उसी पे ये कैलकुलेट किया जाता है। अब कुछ कॉमन नोट है, रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स डज नॉट रिड्यूस बाय मेकिंग प्रोविजंस। रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स डज नॉट रिड्यूस बाय मेकिंग, दपान जो हमें पैसा डेटर से लेना होता है ना, तो इन्हें सर ऐसा कर प्रोविजन क्रिएट, तो अब हमें वो माइनस करना है, डिडक्ट करना है, अब हमें वो नहीं लेना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब वो वक्त आ जाएगा वो तभी पता चलेगा वो कितना हमें खाएंगे और कितना नहीं खाएंगे। एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, जो प्रोविजन इन साइड ट्रायल बैलेंस, इससे याद, जो प्रोविजन इन साइड ट्रायल बैलेंस होता है ना उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं, बता रहे थे फिक्र। जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये कूता खे में 10,000 नए वरी कूता करूँ बे क्रिएट वो 7, ठीक है। जो 10,000 मैंने रखा ना, दैट इज ओल्ड प्रोविजन। ये इन साइड ट्रायल, अगले साल ही होगा इन साइड ट्रायल बैलेंस। क्या होगा, अगले साल होगा ये इन साइड ट्रायल, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं, और जो नया है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होगा, उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं, वही बात क्या है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इफ एनी कैन बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रिड्यूस्ड फ्रॉम न्यू प्रोविजन। सो है क्यों हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इतने, या अगर वो ना चाहोगे आप ऐसा भी कर सकते हो, जब इस साल का प्रोविजन आप क्रिएट करोगे जैसे मैंने किया, वो आप डिडक्ट उधर ही कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर भी अपर कर माइनस, ये भी एक तरीका है। बगोस अपोजिट साइड, वो भी माइनस ही तो हुआ ना। ये दोनों तरीके आपके सही। अमाउंट ऑफ बैड डेट न्यू प्रोविजन एंड एग्जिस्टिंग प्रोविजन कैन बी शोन डायरेक्टली एज बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस एग्जिस्टिंग प्रोविजन। जो मैंने अभी बोला, कितना हमने रखा इसके लिए 10,000, खाया कितना 8,000, बचा कितना 2,000, ऐड करेंगे नया, कितना रखना है 18,000। तो यही इसने दिखाया यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नॉट क्रेडिट ड्यू टू, हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अगर हमें डिस्काउंट, अगर क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देंगे वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता है एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो वन एंटिसिपेट प्रॉफिट इज नॉट लॉसेज। आप खाली लॉसेज को एंटिसिपेट कीजिए, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं। बैड डेट रिकवरी, मानी सर इसने पैसे खाए थे ना, 2 साल 3 साल बाद इसको, आप इसकी जॉब लगी एसएसबी में, तो ये पैसे लेकर आ जाया, बताइए इसका अकाउंट अभी ओपन होगा मेरी बुक्स में, इसका खाता मैंने क्लोज किया होगा। तो जब ये पैसे लाएगा मेरे पास क्या आएगा, कैश। और ये जो बैड डेट रिकवरी है ये मेरी क्या है, ये मेरी इनकम बनेगी। क्या बनेगी, तो कहाँ पर दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड, क्रेडिट साइड, किस साइड, और कहाँ पर बैलेंस में क्या करोगे, एसेट को क्या करोगे, इंक्रीज। इंक्रीज कैश या बैंक, शो बैड डेट रिकवरी इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ बैड डेट रिकवरी अकाउंट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन शो इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी जगह दिखाएंगे, तो कहाँ पर, तो इसको फिर हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया होगा। ओके, इफ एनी डेटर हुज अकाउंट हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट अर्लियर एंड नाउ एग्री टू पे द अमाउंट बट नॉट actually paid till date
कैन नॉट बी अकाउंट फॉर एज बैड डेट रिकवरी। मतलब वो क्या होता है, ये भी मुझे वो करता है, ये भी मेरा बैड डेट है, इसको मैंने डिक्लेयर किया बैड डेट, इसको मैंने राइट ऑफ भी किया, इसने मुझे, अब इसकी भी जॉब लगी, इसने बोला सर पैसे दूंगा, लेकिन दिए नहीं अभी, इसने बोला मैं दूंगा, दिए मत, तो इसको आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक ये पैसे नहीं दे। ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्राइंग्स, जो अभी कोई पूछ रहा था, वही से क्या करो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को कहाँ पर दिखाओगे और क्या करोगे? शाबाश। अगर इन द फॉर्म ऑफ कैश है, देखो आपको पूछा था ना, ड्राइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, आई मीन से गुड्स। अगर उसने कैश निकाला तो क्या करोगे? शाबाश। अगर उसने कैश निकाला तो एसेट को, कैश को कम करेंगे, अगर बैंक से निकाले तो बैंक को कम करेंगे, और उसकी कैपिटल भी क्या होगी? कैपिटल भी कम होगी ना, ये पहला है। अब अगर उसने गुड्स निकाले तो परचेज को माइनस करेंगे और कैपिटल को माइनस करेंगे, ये लिखे यहाँ पर। अच्छा, अब अगर ड्राइंग इनसाइड ट्रायल बैलेंस है देन, तो ये खाली बैलेंस शीट में कैपिटल को माइनस किया जाएगा। देखो आपने लिखा था ये नोट, LIC एंड इनकम टैक्स आर ट्रीटेड एज ड्राइंग, शायद उस क्वेश्चन तेरा। एडवर्टीजमेंट, जरा इसको पहले, अब इसने कुछ पूछा था सर कंट्रा एंट्री, मैंने मानो समझ पाया। कंट्रा एंट्री क्या होता है? क्या होता है कंट्रा एंट्री? कंट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जब भी हम कोई कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, डबल कॉलम स्पेशली दैट टू कैश एंड बैंक कॉलम, जब किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली एक ही कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे इन टू अपोजिट साइड्स एंड टू डिफरेंट अमाउंट कॉलम्स, तो उनको हम बोलते हैं कंट्रा एंट्रीज, क्योंकि बाद में उनका कोई अकाउंट, देखो क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जब आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाया तो उसमें कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों साइड से है, वहां से भी यहां से भी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक क्या हुआ? इंक्रीज, तो डेबिट साइड दिखाया आपने कैश बुक को। कैश क्या हुआ? डिक्रीज, तो इसी कैश बुक को आपने क्रेडिट साइड दिखाया। तो ट्रांजैक्शन हुए, इसके दोनों एस्पेक्ट इसी कैश बुक में रिकॉर्ड हुए, अपोजिट साइड्स में और अपोजिट अमाउंट कॉलम्स में। ऐसे एंट्रीज को हम बोलते हैं कंट्रा एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्या है? एडवर्टीजमेंट। आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल्स, वो MR आते हैं ना डॉक्टर्स के पास, हाँ ये लीजिए, आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ दिखाओगे? सर ये हमारा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और देते क्या है उनको? नो, पैसा कहाँ देते? गुड्स देते हैं, तो क्या करोगे फिर? परचेज को माइनस करेंगे, सिंपली परचेज को माइनस करोगे और रिड्यूस इट फ्रॉम परचेजेस एंड शो इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। कन्फ्यूजन से क्या? वन मिनट भी। ओके, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस होगा तो कितनी जगह? एक ही जगह। अच्छा, एसेट परचेज्ड शोन एज परचेजेस, हमने एसेट खरीदी, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, हमने एसेट खरीदी पर मैंने इसको दिखाया परचेज। अब परचेज को क्या करना है? एसेट को क्या करना है? एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज को कम करेंगे और इस एसेट को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में उस एसेट को ऐड करेंगे या दिखाएंगे। ठीक है। सेल ऑफ एसेट शोन है सेल्स, हमने एसेट को बेचा और उसको दिखाया ये सेल हमने की है, देख सही है? एसेट को बेचना सेल है, मतलब है, तो इसलिए क्या किया जाएगा? सेल्स को माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेल्स को माइनस किया जाएगा, क्योंकि वो हमारी सेल नहीं है, और बैलेंस शीट में उस कंसिडर्ड एसेट को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, वेन सर सेल्फ अंडरस्टूड, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो कहां पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स, और कहां पर? गुड्स, परचेज को माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स का नुकसान हो रहा है ना, तो गुड्स कम हो रहे हैं ना, तो परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करेंगे, और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एज एक्सपेंस दिखाएंगे। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कराया हुआ, मैंने पढ़ाया था जर्नल में, इंश्योरेंस कराया था, वो इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए क्या बनेगी? नो, एसेट। जिम्मेदार है, इंश्योरेंस वाले हमें पैसा वो करते हैं ना, अब वो हमारे लिए एसेट बनेगी, उसको बैलेंस शीट में एज एसेट शो करते हैं। हमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बस ये थोड़ा सा ये पढ़ के सारा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस मुझे दो चीजें काटनी है जो हमने पढ़ा ना ट्रेडिंग अकाउंट, वही वापस है, मुझे बस एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करना है। कितना टाइम हुआ था? कैसे कोई कर, चले कोई बात नहीं फिर।
सर कंट्रा एंट्री